या हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स इजी। सो आज हम बात करने वाले जापान फुल ट्रैवल गाइड। तो लेट्स स्टार्ट। जापान इज द मोस्ट ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। मतलब इतना कुछ है देखने को कि दिमाग घूम जाएगा। क्या देखे और क्या छोड़े समझ ही नहीं आता। इंटरनेट पर जापान ट्रैवल की वीडियोस तो भरी पड़ी है, पर एक ऐसी वीडियो ढूंढना मुश्किल है जहां सारी जरूरी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए, स्पेशली अगर आप पहली बार जा रहे हो तो। इस वीडियो में हमारी कोशिश है कि हम जापान प्लानिंग का हर एक स्टेप कवर करें। पेन एंड पेपर रेडी रखो बॉस, क्योंकि जापान की टिकट कटने वाली है। हमने इस वीडियो को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप मत करना वरना फोमो हो जाएगा। पहले हम इंपॉर्टेंट प्लानिंग एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, फिर हमारी ट्रिप की लोकेशंस, अट्रैक्शंस, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल बजट कितना लगेगा, और लास्ट में कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स जो आपको ऑकवर्ड होने से बचा सकेंगे। देखो गाइस, स्क्रिप्टिंग से एडिटिंग तक बहुत ही मेहनत लगती है, तो अगर मजा आए तो लाइक और कमेंट ठोक देना, और अगर फोन पे देख रहे हो तो हाइप तो बनता है। जापान पूरा साल खूबसूरत ही लगता है, तो चॉइस आपकी है। अगर आपको स्नो बनी बनना है तो दिसंबर से फरवरी आओ। चेरी ब्लॉसम्स के लिए मार्च अप्रैल परफेक्ट है, पर प्रोडक्शंस चेक करते रहना, नेचर का तो कोई भरोसा नहीं है। अगर भीड़ से बचना है और बजट थोड़ा टाइट है तो मई जून या सितंबर का शोल्डर सीजन बेस्ट है। ऑटम के वाइब्स चाहिए तो अक्टूबर नवंबर। जून में वेदर काफी चिल रहता है, बस बारिश की वजह से माउंट फूजी ने पीकाबू कर सकता है वो, तो इस वजह से आपको ये दिखाई ना दे। तो अगर फूजी सैंड को देखना है तो विंटर में आओ, तब स्काई एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। जापान छोटा दिखता है पर है नहीं। 3 हफ्ते भी कम पड़ जाएंगे, बट एज अ फर्स्ट टाइमर कम से कम 12 से 14 दिन तो चाहिए ही। इससे आप जापान अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। एक प्रो टिप, हर चीज एक ही बार में कवर करने की भूख मत रखना। जापान स्लो ट्रैवल के लिए बना है। हर चीज अटेंड मत करो, उसे फील करो। अगर 12 से 14 दिन है तो टोक्यो, क्योटो और ओसाका कवर करो। अगर सिर्फ 10 दिन है तो टोक्यो और क्योटो और ओसाका का डे ट्रिप मार लेना। अगर सिर्फ 1 हफ्ता है तो या तो सिर्फ टोक्यो में रहो या सिर्फ क्योटो में। जापान वीजा के लिए 2 रास्ते हैं, लेकिन दोनों का प्रोसेस वीएफएस ग्लोबल के थ्रू ही शुरू होता है। ई वीजा सिर्फ सिंगल एंट्री टूरिस्ट पर्पस के लिए मिलता है, जिसमें आपको पासपोर्ट पर स्टिकर की जगह एक डिजिटल वीजा इशुएंस नोटिस मिलता है, जो मोबाइल पर दिखाना होता है। ट्रेडिशनल स्टैम्प वीजा में आपके पासपोर्ट पर स्टिकर लगता है, और ये तब जरूरी होता है अगर आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए या किसी और काम से जाना हो। दोनों के लिए डॉक्यूमेंट्स लगभग सेम है, और आपको वीएफएस सेंटर पर अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना पड़ता है। सबसे पहले आपको एक ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने और उसमें 2 खाली पन्ना होना कंपलसरी है। पुराने सारे पासपोर्ट्स भी साथ में देने होते हैं। दूसरा बड़ा डॉक्यूमेंट है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो पूरा फिल हुआ होना चाहिए और साइन किया हुआ रहना चाहिए। साथ में एक फोटो लगती है जो बिल्कुल रीसेंट होनी चाहिए, यानी 3 से 6 महीने से पुरानी ना हो। फोटो का साइज 2x2 इंच या फिर 45x45 mm होना चाहिए, जिसमें बैकग्राउंड व्हाइट और चेहरा 70 to 80% दिखे। मैट फिनिश फोटो ज्यादा बेहतर रहती है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा, जो बैंक से स्टैम्प्ड और साइंड हो। इसमें सैलरी क्रेडिट साफ दिखनी चाहिए। इसके साथ पिछले 3 साल का आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है। अगर आप जॉब करते हैं तो पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप्स और ऑफिस एक लीव अप्रूवल लेटर या एनओसी भी लगाना होता है। बिजनेस वालों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन या शॉप एस्टैब्लिशमेंट का प्रूफ चाहिए होता है। ट्रैवल डिटेल्स में आपको एक डिटेल डे टू डे आइटिनरी देनी होगी, जिसमें लिखा हो कि आप रोज कहाँ जाएंगे और क्या देखेंगे। फ्लाइट की आने जाने की कंफर्म या टेंटेटिव बुकिंग दिखानी होगी, और पूरे स्टे के लिए होटल रिजर्वेशन की कॉपी भी जरूरी है। एक कवर लेटर भी लगता है, जिसमें आप अपना ट्रैवल प्लान और खर्चे की डिटेल्स लिखते हो। फीस की बात करें तो 2026 के रूल्स के हिसाब से जापान वीजा फी 500 है, और वीएफएस
सर्विस चार्जेस 1250 के आसपास रहते हैं, जिससे टोटल खर्चा 1750 से लेकर 1800 तक बैठता है। प्रोसेसिंग में 4 से 5 वर्किंग डेज लगते हैं, लेकिन सेफ साइट के लिए 2 से 3 हफ्ते पहले ही अप्लाई करना सही रहता है। वीएफएस में अब मुंबई एंड साउथ इंडिया के काफी सेंटर्स पर बिना अपॉइंटमेंट एंट्री नहीं मिलती, इसलिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करके ही जाना पड़ता है। और अगर आपको अपने बिजी स्केड्यूल में वीजा के लिए चक्कर काटने के लिए फुर्सत नहीं है, तो इट्स इजी है ना। इट्स इजी आपको 2 स्टेप और हैसल फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर से मिल जाएगी। 9 घंटे की फ्लाइट और स्टॉप ओवर लोगे तो सिंगापुर या बैंकॉक होके जाओगे। फ्लाइट का खर्चा 60,000 से 1 लाख तक का जा सकता है, डिपेंड्स कितनी जल्दी बुक करते हैं। अकोमोडेशन के लिए हॉस्टल्स अगर आप लेते हो वहां पे तो 1500 पर नाइट होता है, और होटल्स अगर आप वहां पे लेते हो तो 5000 से 10,000 पर नाइट होता है, या एयरबीएनबी की भी कॉस्ट इतनी ही होती है। अगर फैमिली के साथ हो तो एयरबीएनबी सस्ता पड़ेगा। टोक्यो में शिंजुकू या शिबुया बेस्ट है। क्योटो में शिजो एरिया और ओसाका में नंबा या उमेदा। बस ध्यान रखना कि होटल सबवे स्टेशन के पास हो, वरना पैरों का भरता बन जाएगा। जापान का करेंसी येन है। 1 येन अप्रॉक्स 58 पैसे। सुनने में लगता है कि रुपी स्ट्रांग है, पर जापान महंगा है बॉस। 50 to 60% कैश रखो, क्योंकि वहां अभी भी कैश किंग वाला हिसाब है। बाकी जीरो फॉरेक्स कार्ड में लोड कर लो। इंटरनेट के लिए फिजिकल सिम सबसे सस्ता है। ई सिम थोड़ा महंगा है। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, पर करवा लो, क्योंकि जापान का हेल्थ केयर बहुत ही महंगा है। 1000 के अंदर इंश्योरेंस हो जाता है। जापान की ट्रेन वर्ल्ड क्लास है। टैक्सी बहुत महंगी है, लाइक 250 पर किलोमीटर, तो सबवे की ही यूज करो। और हाँ, जेआर पास हर किसी के लिए नहीं होता। जेआर पास के बिना भी आप काफी पैसे बचा सकते हो। वैसे जेआर पास ये है क्या? तो ये है ऑल यू कैन राइड पास। मतलब एक बार पास खरीदने के बाद आप जापान की मेजॉरिटी ट्रेन्स में लिमिट के बिना सफर कर सकती हैं। इसमें जापान की फेमस शिंकानसेन बुलेट ट्रेन्स भी शामिल होते हैं, और कुछ कुछ में ये काम नहीं भी करता है। सिर्फ सुइका या आईसीओसीए कार्ड लो और चिल करो। शिंकानसेन की टिकट्स क्लूक से बुक कर लो। सिंपल। खाने में वेज, वीगन, इंडियन सब मिलता है। 7-Eleven एंड लॉसन जैसे कन्वीनियंस स्टोर्स तो लाइफ सेवर है। इंग्लिश में एरियाज में समझ लेते हैं, पर कुछ बेसिक वर्ड सीख लो, जैसे अरिगाटो, गोजामासु, कोनिशिवा और सुमासेन। थोड़ा सा एफर्ट दिखाओगे तो जापानीज लोग और भी ज्यादा हेल्प करेंगे। ओसाका से ट्रिप स्टार्ट करो। 3 नाइट्स वहां रुको। ओसाका कैसल देखो। डोटोनबोरी स्ट्रीट पे स्ट्रीट फूड खाओ, और थोंक्यो या ग्लीको साइन के साथ फोटो खिंचवाओ। एक पूरा दिन यूनिवर्सल स्टूडियोज को दो। विजार्डिंग वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर वाज लिटरली मैजिक। फिर आओ सबकी फेवरेट सिटी क्योटो। यहाँ के वाइब्स एकदम ओजी जापान वाले हैं। निंजाका सानेजाका की गलियों में किमोनो पहन के फोटो खिंचवाओ। फुशमिनी इनारी के रेड गेट्स के पीछे थोड़ा ऊपर तक जाओ ताकि क्राउड कम मिले। नारा जाकर डियर से मिलो, और अर्शियामा के बैम्बू फॉरेस्ट में खो जाओ। लास्ट लेग रखो टोक्यो, एकदम फ्यूचरिस्टिक सिटी। टोक्यो स्काई ट्री, शिबुया स्काई और टोक्यो टावर तीनों देखो। शिबुया स्क्रैम्बल पे भीड़ के बीच से निकलो और हाशिको के साथ फोटो लो। मीजी श्रीन और सेंसोजी टेम्पल में थोड़ी शांति मिलेगी। टीम लैब प्लैनेट्स तो एक अलग ही दुनिया है, मस्ट विजिट है ये। एक डे ट्रिप माउंट फूजी का भी ऐड कर लो, पर बादल धोखा दे सकती है। खाली 2 दिन के लिए शॉपिंग के रखो अकीबारा और गिंजा में। जापान ऐसी कंट्री है जहां आप बार बार जाना चाहते हो। अब आते हैं बजट पर। अगर आप 18 दिन के लिए जाओगे तो 18 डेज का टोटल खर्चा आ सकता है अप्रॉक्स 2.82 लाख पर पर्सन। फ्लाइट 1.80 लाख की हो सकती है, मतलब आगे पीछे थोड़ा रेट होता है, बट अप्रॉक्स इतना ही रहता है। स्टे की बात करें तो 1.62 लाख, खाना 72,000 और लोकल ट्रैवल 78,000। इससे भी सस्ता हो सकता है अगर आप हॉस्टल में रहो और बजट एयरलाइंस लो।
लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, लाइन में लगने का कल्चर फॉलो करो, ट्रेन में शांति रखो, फोन पे बात करना मना है, टिपिंग रूड माना जाता है तो टिप मत देना, चलते चलते खाना अलाउड नहीं है, एक जगह बैठ के खाओ, डिस्टर्बेंस नहीं मिलेंगे तो अपना कचरा अपने पास ही रखो। 7-Eleven के एटीएम्स इंटरनेशनल कार्ड्स एक्सेप्ट करती हैं तो वो बैकअप रखो, पंक्चुअल रहो क्योंकि ट्रेन एक सेकंड भी लेट नहीं होती। और हाँ, टैक्स डिडक्शन के लिए शॉपिंग के वक्त पासपोर्ट साथ रखो, कंफर्ट के लिए अच्छे शूज पहनो क्योंकि 15,000 स्टेप्स रोज चलना पड़ सकता है। तो बस यही थी हमारी जापान की जर्नी। अगर डिटेल गाइड और चाहिए, कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछो, और वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। बाय बाय वंडरर्स।